हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के ACP2 से रिलेटेड सामुदायिक कार्यक्रम के ऊपर बात करेंगे कि सामुदायिक कार्यक्रम में आपको क्या करना होता है, साथ ही साथ आपको सामुदायिक कार्यक्रम में कौन से 2 टॉपिक के ऊपर कार्य करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक कार्यक्रम जो होता है आपको ACP2 में होता है, जिसके तहत जो होता है आपको अपने विद्यालय के आसपास के समुदाय के ऊपर जो है आपको एक कार्यक्रम एक कार्य करना होता है जो कि समाज के हित के लिए, जो कि समाज के विकास के लिए होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस विद्यालय में आप जाते हैं वह विद्यालय जो है किसी न किसी समाज में स्थापित होता है। तो विद्यालय से जो है समाज यह अपेक्षा रखता है कि विद्यालय से जो है समाज के प्रति कुछ अच्छा कार्य किया जाए। इसी के तहत जो है डीएलएड सेकेंड ईयर ACP में जो है सामुदायिक कार्यक्रम जो है किया जाता है, जो कि आपके विद्यालय के समाज के लिए जो है एक अच्छी पहल होती है और अच्छी एक विकास के लिए पहल होती है। तो इसके तहत जो है आपको समाज में किसी भी समुदाय में जो गतिविधि हो रही है उससे रिलेटेड कोई इशू को लेना है, उसके ऊपर जो है आपको अपना सामुदायिक कार्यक्रम करना है। ऐसे में आपको बता दूं कि इसके तहत जो है आप बहुत सारे टॉपिक ले सकते हैं, जैसे आप कोरोना महामारी ले सकते हैं वर्तमान समय में, और शिक्षा ले सकते हैं, साफ सफाई ले सकते हैं, वृक्षारोपण ले सकते हैं, महिला सशक्तिकरण ले सकते हैं। ये सब सारे टॉपिक जो है आपके समुदाय के विकास में जो है मदद करता है। तो इससे पहले मैंने इसके रिलेटेड जो है वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसमें जो है आपको पूरी तरह से बनाकर दिखाया गया है कि किस तरह से जो है आपको सामुदायिक कार्यक्रम करना है, बनाना है उसके फाइल। आज मैं इस वीडियो में जो है उसी से रिलेटेड सामुदायिक कार्यक्रम से रिलेटेड जो है आपको उसमें 2 काम करने होते हैं। एक तो समाज के हित के लिए करना पड़ता है, हित के लिए, और दूसरा जो होता है आपको अपने परिवार अपना जो आपका जो घर है वहाँ के आसपास के किन्हीं एक परिवार का जो है शैक्षिक विश्लेषण करना होता है। उसके अंतर्गत यह आता है कि वह परिवार जो है किस परिस्थिति में शिक्षा को ग्रहण किया है, क्या क्या कठिनाइयाँ आया, उसके बारे में जो है आपको एक फाइल बनाना होता है। सामुदायिक कार्यक्रम में जो होता है यह 2 कार्य करने होते हैं। तो इससे पहले वीडियो वाले मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आपको महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है सामुदायिक कार्य जो है किया हुआ मिलेगा। इस वीडियो में जो है आज हम आपको बताएंगे कि अपने घर के आसपास किसी एक परिवार का जो है चयन करके उस परिवार का जो है आप शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक पॉइंट को आप समझेंगे और जानेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अपने परिवार के आसपास अपने घर के आसपास एक परिवार का चयन करके उस परिवार का जो है शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करें। तो सबसे पहले जो है आपको परिवार की जानकारी देना पड़ेगा कि उस परिवार में क्या क्या है। जैसे कि यह देख ले लिखा हुआ है, यह शिक्षित परिवार है। इस परिवार का एक सदस्य BA की पढ़ाई कर चुका है तथा अन्य सदस्य केवल शिक्षित या साक्षर है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यह अपने रोजमर्रा की जरूरतों पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कि यह परिवार का जानकारी हो गया या परिचय दे सकते हैं। आप समझ गए कि यह परिवार शिक्षित तो है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए जो है यह रोज संघर्ष कर रहा है। तो यह क्या है, परिवार की जानकारी दे दिया गया। फिर आप नीचे आएंगे तो इसके बाद जो है आपको सेकंड पॉइंट में देना पड़ेगा इस परिवार के सदस्य के नाम एवं शैक्षिक स्तर, कि इस परिवार में जो है सदस्य कौन कौन से हैं, उनकी उम्र क्या है, वो कितने शैक्षिक स्थिति क्या है उनकी। जैसे देख ले यहाँ पर पहला दिया हुआ है श्री अमित चौधरी, सेकंड दिया हुआ है श्रीमती लाजो देवी, फिर थर्ड है विकास कुमार चौधरी, फिर फोर्थ है प्रियंका चौधरी। यह जो है इस परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख ले एक चारों का नाम लिखा हुआ है, इनकी उम्र लिखी हुई है और इनकी शैक्षिक स्थिति लिखी हुई है। अमित चौधरी जो है वो 8वीं पास है, लाजो देवी जो है 5वीं पास है, उनका पुत्र जो है विकास कुमार चौधरी वो जो है BA पास है, और उनकी पुत्री जो है प्रियंका चौधरी वह 12वीं पास है। तो ये क्या हो गया, इस परिवार के जो है शैक्षिक स्तर हो गए कि कौन कौन से व्यक्ति जो है कितने स्तर तक जो है स्टडी किए हुए हैं, पढ़े हैं। अब इनके आगे जानेंगे
कि इनके पढ़ाई के अंतर्गत जो है इनके और क्या क्या इनमें खासियत है। उसके बाद जानेंगे कि इनकी शैक्षिक स्थिति में जो है क्या कठिनाइयाँ आई जब यह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी नहीं है, तो इनको जानेंगे और साथ ही साथ इनके अनुसार जो है समझेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट यहाँ देख रहे हैं क्या है कि पिता की कुछ संक्षिप्त जानकारी। उसके बाद जो है आप चाहेंगे तो एक एक करके जो है सभी लोगों का संक्षिप्त जानकारी देते रहेंगे। जैसे देख ले, श्री अमित चौधरी शिक्षित है, अखबार का नियमित पठन करते हैं, साथ ही साथ आर्थिक रुपए लेखा जोखा सही रखते हैं और सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। मतलब इनके पिता जो है वो अखबार नियमित पढ़ते हैं, साथ ही साथ आर्थिक रुपए में लेखा जोखा मतलब कि कार्य भी करते हैं और जो है वह सामाजिक कार्यों में भी जो है भाग लेते हैं। ठीक उसी प्रकार माता की कुछ संक्षिप्त जानकारी, जैसे कि देख ले, लाजू देवी जो है एक गृहिणी है। गृहिणी कहने का अर्थ है जो कि घर में कार्य करती है। यह शिक्षित पूरी तरह से नहीं है, यह 5वीं पास है तो ये पूरी तरह से शिक्षित नहीं है। घरेलू काम करती है, धार्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ करती है। धार्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ करने का अर्थ है कि अगर जो भी व्यक्ति या महिला जो है पढ़ा लिखा नहीं भी होता है तो उसे जो होता है धार्मिक जो किताबें होती है, जो उसकी कहानियाँ होती है, उसे याद होता है, सुन सुन के याद हो जाता है। और अखबार का पठन नहीं कर पाती है, यह जो है अखबार का पठन नहीं कर पाती है। अब इनके पुत्र की संक्षिप्त जानकारी देख ले। जैसे कि अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट में है पुत्र की कुछ संक्षिप्त जानकारी। तो विकास कुमार चौधरी जो है शिक्षित है, नियमित अखबार का पठन करते हैं, बीए पास है और घरेलू कार्य भी करते हैं। साथ ही साथ भावी जीवन के लिए, अब भारी नहीं होगा, भावी जीवन के लिए जो है नौकरी की तैयारी करते हैं और दुकान चलाकर अपने परिवार का आय में मदद करते हैं। जो इनका पुत्र है विकास कुमार चौधरी, जो कि क्या है घरेलू भी कार्य करते हैं, दुकान भी चलाते हैं और नौकरी की तैयारी भी करते हैं, बीए पास है। फिर अगला पॉइंट है कि पुत्री की कुछ संक्षिप्त जानकारी। इनकी पुत्री की संक्षिप्त जानकारी क्या है? तो प्रियंका चौधरी जो है वो 12वीं पास है और यह घरे की कार्य करती है, साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन भी देती है, जिससे वो अपने घर के आय में मदद करती है। जो प्रियंका चौधरी इनकी मतलब बेटी है अमित चौधरी जी की, तो यह क्या करती है कि अपने घरे के कार्य भी करती है, साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन भी लेती है। उसके बाद जो है अपने घर के जो है आय में मदद करती है। तो यह इनकी पुत्री की मतलब जानकारी हो गई, संक्षिप्त जानकारी। अब हम आगे जानेंगे कि परिवार के जो है शिक्षा में क्या क्या चुनौतियाँ आई, उसके ऊपर जान लेते हैं। तो जैसे पहला यहाँ पर क्या है, आर्थिक चुनौतियाँ। यह परिवार जो है पूरी तरह से आर्थिक चुनौतियाँ से बाधित है, क्योंकि इनके पास उतनी पैसे नहीं है। तो एक एक बार के जान लेते हैं, हर पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। परिवार की आर्थिक तंगी इस परिवार के शिक्षा में बाध्य रही, क्योंकि मतलब परिवार की जो आर्थिक तंगी है इस परिवार के शिक्षा में बाध्य रही। ये पुराने मतलब बात बता रहे हैं, क्या इनको चुनौतियाँ हुई जो शिक्षा ग्रहण करने में, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मतलब उसी फैमिली को चुनना है जो कि कठिनाइयों से जो है शिक्षा ग्रहण किया गया है, अपने घर के आसपास उसी फैमिली के ऊपर जो है आपको विश्लेषण करना है। तो इनकी क्या हुई, आर्थिक तंगी के कारण जो है इनका परिवार जो है शिक्षा में बाध्य रही, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, शिक्षा अच्छी तरह से जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस परिवार का जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और अच्छी नहीं होने के कारण जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है परिवार को कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उच्च शिक्षा का ग्रहण करना मतलब शिक्षा पर ग्रहण लग गया। कहने का अर्थ है कि मतलब अगर पैसे नहीं है और सपोर्ट ना मिले तो क्या होगा, उनकी आर्थिक चुनौतियाँ आएगी, जिससे जो है वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हिंदी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसे इग्नोर करेंगे, आप मेरी बात को समझेंगे। लैंगिक भेदभाव और सामाजिक चुनौतियाँ। लैंगिक भेदभाव और सामाजिक चुनौतियाँ कहने का अर्थ है कि समाज में बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ लैंगिक भेदभाव होता है कि तुम लड़के हो, तुम लड़कियाँ हो, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़ सकती हो, या तुम पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। तो इस तरह की जो भी चुनौतियाँ होती है उसको सामना करना पड़ता है, और वर्तमान समय में भी जो है होता है थोड़ा बहुत। अभी जो है धीरे धीरे हर समाज से इसका जो प्रचलन है खत्म होते दिख रहा है, लेकिन अभी भी जो है बहुत जगह होता है। जो गाँव कस्बे होते हैं वहाँ पर जो है यह भेदभाव देखने को मिलता है कि लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, लड़के हैं तो पढ़ेंगे। लेकिन शहर जो है गांव की अपेक्षा में आगे बढ़ चुका है, वहां पर लड़के लड़कियों को जो है बराबर समझा जाता है। हर क्षेत्र में जो है लड़कियां अच्छा कर रहा है, लड़के भी अच्छे कर रहे हैं। अगला पॉइंट देख लें यहाँ पर, लैंगिक भेदभाव सामाजिक चुनौतियां। समाज एक परिवेश के वातावरण इसकी मांग के अनुसार जो है परिवार में शिक्षा में चुनौतियां मिलती रहे। परिवार जिस प्रदेश में रहता है उसमें अधिकतर व्यक्ति जो है अशिक्षित है, समाज में लिंग भेदभाव शिक्षा के महत्व से अनजान है। इस सब कारण से जो है परिवार की शिक्षा में जो है चुनौतियां मिली। मैंने अभी आपको समझाया कि लिंग भेदभाव होकर हो सकता है, सामाजिक चुनौतियां हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके तहत जो है आप अपने मन से जो है अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जब आप उनका विश्लेषण करेंगे, जब उनके पास जाएंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे।
फिर यहाँ पर है अगला पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्र चुनौतियाँ। अगर ग्रामीण क्षेत्र चुनौतियाँ क्या है ये भी आपको पता होगा, आप ग्रामीण से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा में क्या क्या चुनौतियाँ आती है। तो जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रामीण परिवेश संघर्ष का दूसरा नाम है, जिसमें अधिक समय जो है रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने में चल जाता है, जैसे कि विद्यालय न होना या सड़क स्वास्थ्य सुविधा अच्छी न होना आदि अभाव के कारण जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है चुनौतियां सामना करना पड़ता है। मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ से अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों को जो है आपको सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर अच्छी सड़क नहीं होते हैं कि आप जा सकते हैं कहीं दूर पढ़ने, अच्छी विद्यालय न होते हैं या विद्यालय का दूर होना, ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोग स्वास्थ्य सुविधा जो भी है इस तरह की मुहैया नहीं कराते, जिससे जो है बच्चे बीमार होते हैं तो वो जल्दी ठीक होकर विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि उनका पढ़ाई जो होता है छूट जाता है। तो इस तरह के जो भी कठिनाइयाँ हैं उनके सामने आई थी। फिर नेक्स्ट देखें कि सरकारी व्यवस्था चुनौतियाँ, ये भी उनके सामने परिस्थिति आई कि जो भी उनको सरकारी सुविधा मिलना चाहिए वो उनको नहीं दिया गया। अब किस कारण से नहीं दिया गया आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे। यह मैंने जो है एक बच्चे का लिया हुआ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैंने यह खुद नहीं किया है। ऐसे में आपको बता दूं कि जब आप वहाँ करने जाएंगे तो आपको और नई बातें और नई चीज़ों को जो है जानकारी प्राप्त होगी। आप उनकी जो भी कठिनाइयाँ हैं वो खुलकर बोलेंगे, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको 2-4 ही लिखना है, आप जितना लिखे उतना ही बेहतर होता है। तो ये आप समझ गए कि परिवार में शिक्षा ग्रहण हेतु जो है सरकारी व्यवस्था की चुनौतियां जो है बढ़ रहा था। इनमें प्राथमिक विद्यालय में जो है शिक्षा का अभाव, उच्च विद्यालय तक दूर होना आदि समस्या, साथ ही साथ व्यवहार इन्हें नहीं दी गई, मतलब इनकी व्यवस्था नहीं कराई गई, मतलब जो भी इनको मिलना चाहिए सामाजिक जो उनको सरकारी सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया किसी कारणवश। फिर यहाँ पर देखें शिक्षा की वर्तमान स्थिति के पीछे का कारण क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को परिवार के सदस्य मिलजुल कर सभी जो होते हैं मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक होने से जो है शैक्षिक स्तर भी जो होता है सुधार हो पाता है। समाज में गलती नीतियाँ एवं यहाँ पर थोड़ी हिंदी गलती लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कहने का अर्थ यही है कि जो भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो क्या होता है कि जो शिक्षा का स्तर होता है वो भी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है समाज में गलत नीतियाँ जो होता है या बुराई होती है वह परिवार जो होता है मिलजुल कर उसका सामना कर लेता है, डटकर लड़ लेता है। शिक्षा ग्रहण को लेकर जो है लिंग भेदभाव नहीं किया, साथ ही साथ जो है शिक्षा परिवार में हमेशा जो होता है सहयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में डटकर सामना करना और उससे संघर्ष करना, जरूरत की पूर्ति के अनुसार जो है शिक्षा जुड़ा होता है। अध्ययन को हथियार बनाकर पढ़ाई जारी रखते हुए जो है उच्च शिक्षा हेतु इन्होंने जो है विद्यालय में पढ़ाई का निरंतर जारी रखा, जिससे जो है वो आज जो है BA पास है। मतलब ये अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैंने यह सारी चीज़ों के लिए लड़ा, मुझे सपोर्ट भी मिला परिवार से, तब जाकर मैंने यहाँ तक पढ़ा, BA पास किया। ये विकास कुमार चौधरी जो है बता रहे हैं, क्योंकि परिवार में है तो वो सभी अपनी चुनौतियों को बता सकते हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो या छोटे हो। तो ये बता रहे हैं कि मैंने सारी चुनौतियों का डटकर सामना किया और जो है आज मैं BA पास हूँ, हाई शिक्षा मैंने ग्रहण किया। उस तरह जो है ये लास्ट पॉइंट है, उस परिवार की आगामी विकास के सुझाव क्या है कि आने वाले समय में क्या मतलब सुधार होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए। तो इनके कहने के अनुसार है कि परिवार के लिए तकनीकी शिक्षा का सुझाव प्रस्तुत करूंगा। वर्तमान परिवेश में बहुत से कार्य को करने के लिए जो है तकनीकी शिक्षा खासकर अति आवश्यक है। यह रोजमर्रा के अवसरों को जो है प्रदान करती है। मतलब कि जो तकनीकी शिक्षा होती है इसको जोड़ा जाए, इससे रिलेटेड जो है शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चों को जो है रोजमर्रा के जीवन के जो भी खास अवसर मिलते हैं उसको प्रदान हो पाए। क्योंकि आज के वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा है वो क्या है कि तकनीकी शिक्षा से जो है जुड़ चुका है और तकनीकी शिक्षा से जो है बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जिससे बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इस तरह जो है आप अपने परिवार, अपने घर के आसपास के किसी एक परिवार को जो है चयन करके उसके जो शैक्षिक विश्लेषण है वो कर सकते हैं, उसकी कठिनाइयों को लिख सकते हैं, उसको चुनौतियों को लिख सकते हैं, क्या कैसे उन्होंने अपने शैक्षिक जो है स्थिति को ग्रहण किया उसके बारे में जो है लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो थैंक यू।